नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। गजब नफरत का माहौल चल रहा है, हर तरफ चल रहा है। मध्य प्रदेश में लोग घंटा लेकर ढूंढ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय कहां चले गए। पूर्वोत्तर राज्यों में उफान पर हैं। और फिर उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की मौत भाजपा के गले की फांस बन गई है। प्रधानमंत्री चुप में, शाहरुख खान को गाली दी जा रही है। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से मैंने बातचीत की है, लेके चलता हूं आपको उनके पास। सुनिएगा जरूर। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। चलते हैं केपी मलिक के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है आपका केपी मलिक साहब, हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद संजय जी। केपी मलिक साहब, देश में हो क्या रहा है? उत्तराखंड में अंकिता भंडारी का कांड, हत्याकांड। कभी कभी आता है ना कि कहा जाता है कि गरीब की हाय नहीं लेनी चाहिए, मासूम की हत्या नहीं करनी चाहिए थी। एक अपना शरीर ना देने के कारण एक मासूम बच्ची को तड़पा तड़पा के मार दिया उत्तराखंड में। अब उसकी आत्मा आज कह रही होगी कि अब भुगतो। लोग सड़कों पर हैं। मध्य प्रदेश में लोग घंटा लेके घूम रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने एक पत्रकार से कह दिया घंटा, तो आज मध्य प्रदेश में लोग घंटा लेके निकल पड़े हैं। इंदौर के एक बहुत जाने माने, बहुत बड़ी शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई आज मुंबई में। उन्होंने बताया कि इंदौर तो 100% बीजेपी का है और बीजेपी के लोग इतने दुखी हैं, इतने गुस्से में हैं। और धनाढ़ वर्ग, जो ऊंचा वर्ग होता है, सोचता है कि हम सुरक्षित हैं। इंदौर के लोगों के मन में यह सुरक्षा आ रही है कि अभी तो ये गरीब बस्ती में पानी गया था, 15 लोग मर गए। ये पानी और ऊंचे लोगों में हो सकता था। यानी जो मध्यम वर्गीय परिवार हमेशा मोदी जी के कहने पे कोरोना में ताली थाली गाली सब कुछ करता था, अब उसको डर लग रहा है कि गरीब मर गए, क्योंकि गरीब की मौत किसी पे कानों पे जू नहीं लगती। लेकिन जब आदमी को, बड़े आदमी को लगता है मेरी मेरी तरफ भी मौत बढ़ रही थी, तो उसे गुस्सा आता है। वरना गरीब तो मरते ही रहते हैं, गरीब की चिंता किसको होती है? तो अब इंदौर उबल रहा है। यहाँ सोचिए, इतना बड़े शहर में, इतने बड़े जहाँ बीजेपी का गढ़ है, वहां पे दूषित पानी से 15 बच्चे मर जाएं और किसी को परवाह ना हो। ये देश में, अरुणाचल में, प्रदेश में चीन दावा कर रहे हैं हमारा है। नॉर्थ ईस्ट के लोग नाराज हैं कि किस तरह एक फौजी के बेटे को मॉब लिंचिंग में मार दिया। कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस देश में चल क्या रहा है। संजय जी, पहले तो आपको ये देखना होगा कि नॉर्थ ईस्ट के खासकर वो राज्य हैं जो चाइना के बॉर्डर पे हैं, बहुत ही सेंसिटिव राज्य उनको माना जाता है। और आज से नहीं, बहुत पहले से भारत सरकार उनको ओबलाइज करती रहती है और उनको अपने साथ रखने के लिए सभी तरह की, चाहे केंद्र की योजनाएं हों, चाहे बहुत सारी चीजें हों, उनको संपर्क बनाना हो, उनको अपने आप में मिलाना हो, उनके साथ बहुत अच्छा सौहार्द बना के भारत सरकार रखती रही है। नहीं तो वो इतने सेंसिटिव राज्य हैं कि चाइना उनको बरगलाता रहता है कि चाइना वहां पे इस तरह की हरकतें करे और चाइना को आसानी से मौका मिल जाए इन राज्यों को हड़पने का। तो भारत सरकार लगातार लगभग 3 दशकों से हम जानकारी रखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट से बात भी करते हैं, कई सारे विदेश मंत्रियों से भी हमारी बात होती है, जो विदेश मंत्रालय के ऑफिसर हैं उनसे भी बात होती है, और जो देश में चर्चाएं चलती है नॉर्थ ईस्ट के जितने नेता हैं उनसे भी बात होती है। वहां पे तो आप देखिए, कोई इनकम टैक्स इसीलिए उन लोगों पे नहीं लगाया जाता, उनका कोई ऑडिट नहीं होता है, उनको एक अलग कैटेगरी में रखा गया है ताकि ये दूसरे देशों के भरमाने में ना आए और ये हमारे साथ बने रहें। आज जिस तरह का तनाव सीमा पे बना हुआ है, और आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश की और भारत की जो सीमा है उस पे तो बिल्कुल ही सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा नहीं है, और वहां पे कोई फेंसिंग भी नहीं है, कोई बॉर्डर की बहुत ऐसी सीमा नहीं है कि जिसको रोका जा सके। वहां बहुत आसानी से आप इधर उधर जा सकते हैं, और कई गांव, कई घर ऐसे हैं जो आधे बांग्लादेश की सीमा में हैं और आधे हिंदुस्तान की सीमा में हैं। ऐसे जगहों पे इस प्रकार का माहौल देश में बनाना मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक है, और भविष्य में जिसके बड़े दुष्परिणाम हम देख सकते हैं इस तरह की परिस्थितियां अगर देश में चलती रही। आप ये देखिए, जिस उत्तराखंड की आप बात कर रहे हैं, जहां एक नौजवान लड़की के साथ इस तरह का अत्याचार हुआ और बाद में उसकी हत्या हुई, वहीं पे एक नॉर्थ ईस्ट के लड़के का भी माउथ लिंचिंग में मर्डर हुआ एक हिसाब से। और नाटक देखिए कि 16 दिन के बाद, 15 दिन के बाद मुख्यमंत्री उसके पिताजी से बात करते हुए रील बनवा रहे हैं। मतलब आप एक मजाक कर रहे हैं एक गरीब व्यक्ति की मौत पे, और इतने सेंसिटिव मामले पे आप मजाक कर रहे हैं, आप रील बनवा के डाल रहे हैं।
क्या जरूरत थी आपको? आपने समाधान तो कुछ किया नहीं, आपने अरेस्टिंग तो किसी की करी नहीं, आपने कुछ रोकथाम के तो प्रबंध किए नहीं, आप जनता के सवालों के जवाब दे नहीं रहे हैं, आप रील बनवा के डाल रहे हैं। अब उसमें फिर बात ये आती है कि उनकी क्या गलती, वो तो है ही इतने क्रांतिकारी व्यक्ति, तभी तो उनको मुख्यमंत्री बना के रखा है। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते हुए एक विधानसभा की सीट अपनी नहीं जीत सकता, वो पूरे राज्य को किस प्रकार से चला रहा होगा, वो आप देखिए। ये लड़की का जब 2-2.5 साल पहले इसका मर्डर हुआ था, किन परिस्थितियों में मर्डर हुआ, क्या हुआ, जांच पूरी क्यों नहीं हुई, तथ्य क्यों नहीं सामने आए, उस रिसोर्ट्स पे तुरंत बुलडोजर क्यों चला दिया गया ताकि सबूत मिट जाए। उसके पीछे कौन भी वीआईपी आए थे, अब तो कई जगह से नाम भी विपक्ष भी नाम बता रहा है और कई एक महिला ने भी नाम उजागर किए, वो महिला भी गायब है 2-3 दिन से। तो ये इतनी सारी चीजें राज्य में चल रही हैं और प्रधानमंत्री जी के मुंह पे टेप चिपकी हुई है, प्रधानमंत्री जी बोल ही नहीं रहे। चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का मामला हो, चाहे उत्तराखंड का मामला हो, चाहे कोई भी मामला हो, प्रधानमंत्री जी ने मौन धारण किया हुआ है। ये हमारी समझ से बाहर है। प्रधानमंत्री बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा भाषण देते हैं, बहुत अच्छे पत्र लिखते हैं, बहुत अच्छे ट्वीट करते हैं। इन मामलों पे क्यों नहीं कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? इन मामलों पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय लेवल के पर्यटक आपके जापान के बनारस में जिस प्रकार का दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ, जहां प्रधानमंत्री जी ने जापान के प्रधानमंत्री को बुला के ये कहा था कि हम यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा देंगे और हम यहाँ पे ऐसी सुविधाएं दे रहे हैं, उन पर्यटकों के साथ इस तरह की स्थिति हो रही है और प्रधानमंत्री जी मौन है। तो हो क्या रहा है? दूसरी चीज आप देखेंगे कि ये जो नया एक विवाद खड़ा हो गया है कि शाहरुख खान ने अपनी टीम में एक बांग्लादेश के क्रिकेटर को खरीद लिया, ले लिया। अब तक तो सरकार बोली नहीं, 16 दिनों पे ना बीसीसीआई की नींद खुली। हाँ, अब एकाएक जैसे ही अब हाँ, बीसीआई ने कहा कि उसको निकाल दीजिए, मत लीजिए। अब उसको याद आया, हाँ, पूरे अब देश में उनकी हुआ। नींद खुल गई। जो कुंभकर्णी नींद में सो रहा था बीसीसीआई, अब उसकी नींद खुल गई है अचानक। वो नींद खोलने में बड़े सहायक है हमारे नंद किशोर गुर्जर जी, हमारे संगीत सोम जी, हमारे कथावाचक जी। इतने बड़े बड़े लोग उतर आए उस मामले में, जहां सरकार कुछ नहीं कर रही, राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही, केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है, वहां एक क्रांतिकारी लोग उतर आए हैं। अगर कोई एक सवाल पलट के पूछ ले कि नंद किशोर गुर्जर जी, आपकी जो कॉन्स्टिट्युएंसी है वो राष्ट्रीय राजधानी एनसीटी दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई है, बॉर्डर पे है, आप जरा 2-4 विकास कार्य गिनवा दीजिए मंच पे खड़े होके। वो नहीं है उनके पास। नफरत की आंधी चलाते हैं वो, नफरत की बात करते हैं वो, कभी कुर्ता फाड़ लेते हैं, कभी हिंदुत्व की बात करने लगते हैं, विकास कार्य वो कुछ नहीं करते। तो किस प्रकार से देश में प्रदेश में चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के नेता किस प्रकार नंगई पे उतर आए हैं, संजय जी आपके सामने है। कितने वरिष्ठ नेता हैं कैलाश विजयवर्गीय कहने के लिए, वरिष्ठ मंत्री हैं, उसके बावजूद ये जवाब है उनके देने के लिए कि आप किस प्रकार का सवाल कर रहे हो। घंटा आप गए थे वहां पे, इस तरह की चीजें, उसका बहुत खराब रिएक्शन आया। लेकिन इनके ऊपर तो फर्क नहीं पड़ रहा। आप बताइए मुझे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई बयान आया हो, मोहन भागवत जी थे वहां कल, उनका कोई बयान आया हो, प्रधानमंत्री जी किसी कैबिनेट मिनिस्टर का बयान आया हो, ये बोलते ही नहीं है कुछ। ये सबसे बढ़िया समाधान है कि कोई रिएक्शन ही ना दो, कोई बोलो ही नहीं, तो अपने आप जनता चुप हो जाएगी। कितना लोग घंटा लेके घूमेंगे, कितने दिन रैलियां निकालेंगे, कितने दिन मोर्चे निकालेंगे। कम से अब वहां पे 15 लोगों के मरने की खबर हमारे दैनिक भास्कर में छपी हुई है और सरकार कह रही है 4 लोग मरे हैं, 2000 लोग प्रभावित हैं, 200-250 लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, सब हॉस्पिटलों से जबरदस्ती छुट्टी की जा रही है उनकी। तो ये जो चल रहा है, सरकार का ध्यान उस ओर नहीं है समाधान पे। सरकार का ध्यान है कि मामले को दबाया जाए और चुप्पी साधी जाए। और जो मीडिया वाला, जो एक्टिविस्ट, जो कोई सोशल मीडिया वाला अगर कोई सवाल उठाता है, कुछ करता है, तो उसकी अरेस्टिंग हो, उसको दबाया जाए, किसी भी प्रकार से उसको उसका मुंह बंद किया जाए, ये कोशिश सरकार की रहती है। जी। मलिक साहब, मेरा सवाल ये भी है कि शाहरुख खान ने एक बांग्लादेशी को ले लिया तो आप उबल गए कि साहब बांग्लादेशी को ले लिया और वहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं पे कत्लेआम हो रहा है, अत्याचार हो रहा है।
तो क्या भारत ने बांग्लादेश को शत्रु राष्ट्र घोषित कर दिया है? पहला सवाल, कि बांग्लादेश से हमारे कोई लेन देन, कोई व्यापार नहीं होंगे, क्या ऐसा कर दिया गया है? नंबर 2 बात, बांग्लादेश ज्यादा बड़ा दुश्मन है या पाकिस्तान? जाहिर है लोग पाकिस्तान को कहेंगे कि पाकिस्तान बड़ा दुश्मन है। तो पाकिस्तान के संग तो बहुत बहुत बड़ी बातें हुई थी कि हमने उसकी हवाई क्षेत्र बंद कर दिए, हमने बाघा बॉर्डर रोक दिया, हमने खेल रोक दिया, और दुबई में जाके इंडिया पाकिस्तान खेल लिया। अब क्या बांग्लादेश भारत की टीम नहीं जाएगी, या बांग्लादेश के संग कहीं दूसरे देश में खेलेगी नहीं? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अब किसी दूसरे देश में खेल नहीं होगा? मतलब अगर वो ही खेल दुबई में हो जाए भारत पाकिस्तान का तो जायज है, लेकिन वो भारत में नहीं होगा, पाकिस्तान में नहीं होगा, क्योंकि भारत में लोगों की भावनाएं भड़कानी है, पाकिस्तान के खिलाफ लंबी लंबी बातें मंचों पे करनी है, ऐसे काम चलाना है। लेकिन हम मैच खेल लेंगे दुबई में जाके। ये क्या देश की जनता को मूर्ख समझते हैं, देश की जनता को पागल समझते हैं कि शाहरुख खान चूंकि मुसलमान है इसलिए शाहरुख खान को गाली दे दो। एक अपने आप को संत कहता है, आंखें नहीं है। मैं किसी व्यक्ति के अंधे होने पर टिप्पणी नहीं कर रहा, अंधे लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत उदार होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति इतना घिनौना है गेरुए वस्त्र पहना, वो कभी किसी की हत्या करने की बात कहता है, कभी किसी गला काट के बात कहता है, कभी शाहरुख खान को गाली देता है। मेरा मानना यह है जो गेरुए वस्त्र पहनता है व्यक्ति, वो संसार का त्याग कर देता है। वो जीवन, मृत्यु, लाभ, भय, मोह, माया, इन सबसे ऊपर हो जाता है। जो व्यक्ति गेरुए वस्त्र पहन के किसी की हत्या कराने की बात करे, किसी को मारने की बात करे, किसी समुदाय पर टिप्पणी करे, शाहरुख खान को गाली दे, उस इंसान के संत होने, कोई इंसान संत कैसे कह सकता है? प्रधानमंत्री उसको अपना भाई कहते हैं, चरण छूते हैं। ऐसे नफरती चिंटुओं को क्या देश के लोग जो सेकुलर लोग हैं वो खामोश रहेंगे? वो जवाब क्यों नहीं देते कि शाहरुख खान कब अगर चाहता तो 1 मिनट के अंदर वो दुबई में शिफ्ट हो सकता था, वही पिक्चर करता, वही शूट करता, इंडिया में रिलीज होती है, लेकिन वो देश में रह रहा है क्योंकि देश के करोड़ों लोग शाहरुख खान को प्यार करते हैं। अभी भी कल अभय दुबे जी के समय शो कर रहा था, बता रहे थे कि लंदन या कहीं विदेश में थे, वहां भी लोग शाहरुख खान के गाने गा रहे थे, और इसी सरकार ने उसको पद्मश्री दिया है। और ये चिंटू लोग जिनकी दुकान नहीं चल रही वो शाहरुख खान को गाली दे रहे हैं, गंदी गंदी गाली दे रहे हैं, और देश में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री कुछ बोल नहीं रहे। प्रधानमंत्री को ट्वीट करके कहना चाहिए, शाहरुख खान हम शर्मिंदा है कि देश के लोग, हमारी पार्टी के लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं। और जिन पार्टी के 2% के लोगों ने शाहरुख खान को गाली दी, उन्हें पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा के ये मानना चाहिए कि एक देश का ऐसा स्टार जो पूरी दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर रहा है, उसे गाली सिर्फ इसलिए दी जाए वो मुसलमान है, उसके बच्चे को गलत तरीके से 1 महीना जेल में रखा जाएगा क्योंकि वो मुसलमान है। क्या मुसलमान होना देश में इतना बड़ा गुनाह हो गया केपी मलिक साहब कि आदमी को जीने के अधिकार खत्म हो गए, उसको ऐसे गाली दी जाएगी? देखिए संजय जी, इसमें दो चीजें हैं जो मैं देख रहा हूं। अगर आप शाहरुख खान की बात करते हैं, शाहरुख खान के जो प्रशंसक हैं वो देश में ही नहीं, विदेशों में कई कंट्रीज में हैं, और कई लोग शाहरुख खान के नाम से ही भारत को जानते हैं। अगर आप युवाओं की बात करेंगे, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं। और अगर हम इतिहास भी खंगालते हैं शाहरुख खान का, तो शाहरुख खान के दादा हों, परदादा हों, देश की आजादी में भी उनका योगदान रहा है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे निशाना शाहरुख खान नहीं है, शाहरुख खान के कंधे पर रख के बंदूक चलाई जा रही है। और गलती उन्होंने ये कर दी कि बांग्लादेश के खिलाड़ी को ले लिया। पहले भी वो खिलाड़ी खेलता रहा है, पहले भी टीमों में आता रहा है वो। लेकिन अभी आप ये समझिए कि 3 महीने के अंदर चुनाव है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल का सीधा सीधा प्रभाव, बांग्लादेश का जो जो भी घटना होगी वो वेस्ट बंगाल पे पड़ेगा। और वहां पे भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे सरकार बनाना चाहती है। इसी बीच एक नए क्रांतिकारी आए हैं, जमील साहब हैं, एक एआईएम के पूर्व सांसद। उन्होंने ये कहा है कि अगर कोई हिंदू हमारी महिलाओं की तरफ को देखेगा, टच करेगा, तो हम उसके हाथ पैर काटेंगे। ले लीजिए और नया आप। तो ये जो नफरती लोग हैं, ये जो जाहिल किस्म के लोग हैं, ये खाली इधर ही नहीं है, उधर उधर भी भी हैं। है, बिल्कुल ठीक है, तो एकदम इधर ठीक। भी हैं, उधर भी हैं। और ये चंद लोग हैं, और इन्होंने पूरे तालाब को गंदा कर दिया है। ये वो लोग हैं, और ये लोग जो है माहौल बनाने पर तुले हुए हैं। और माहौल जो है किसके पक्ष में बन रहा है, कौन बना रहा है, समय समय पे आप देख रहे हैं कि आईएमआई पे हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। क्योंकि जो भी ये रिएक्शन करती है, जो भी ये काम करती है, जहां भी ये चुनाव लड़ती है, उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। तो इसका क्या समझा जाए? हम जैसा मूर्ख भी क्या समझेगा?
अगर फायदा किसी को हो रहा है तो हम तो मानेंगे ना कि उसकी बी टीम है। अगर आप वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल हैं, राजनीतिक दल हैं, तो आप इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं, इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है? तो इसकी इसलिए लगता है कि कहीं न कहीं ये साजिश है, राजनीति साजिश है, जनता को मूर्ख बना के वोट हथियाने की, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ वोटों का खेल है। देखिए, गृह मंत्री जी वेस्ट बंगाल में जाते हैं और वहाँ पे जो है उनको जो विदेश से आने वाले लोग हैं, जो घुसपैठिए हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो रोंगिया हैं, जो बांग्लादेशी इल्लीगल तरीके से आए, वो सब अब बंगला वहाँ पे वेस्ट बंगाल में है। आपने देखा कुछ दिन पहले वो दिल्ली में थे, फिर वो बिहार चले गए, फिर वो अब वो वेस्ट बंगाल में चले, क्योंकि इलेक्शन है। कुछ थोड़े बहुत उधर को भी चले जाएँगे आसाम की तरफ को। तो यहाँ-जहाँ इलेक्शन होगा ये घुसपैठिए वहीं जाएँगे, और बाकी देश में से कितने घुसपैठिए गए, जब इस बात का बार-बार आकलन होता है, तो सैकड़ों में भी उनकी संख्या नहीं आती कि 11 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कितने घुसपैठियों को हमने बाहर निकाला। वो आंकड़ा नहीं दे रही सरकार। लेकिन सरकार ये ज़रूर बता रही है कि घुसपैठिए घुस गए हैं। अच्छा, घुसपैठिए अगर घुस गए हैं, तो इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? संजय शर्मा की है क्या? कि 4 पीएम के दफ्तर में से घूम के आ रहे हैं, उन्होंने खिड़की खोली हुई है उधर बांग्लादेश में। उस ज़िम्मेदारी की भी तो बात करिए। उस ज़िम्मेदारी की बात कोई नहीं कर रहा है। दूसरी बात आप जो देख रहे हैं, चाहे ये नंद किशोर गुर्जर हों, चाहे आपके संगीत सोम हों, ये सब लोग अपनी-अपनी तूती बजा रहे हैं। आपने संतों का भी नाम लिया है, वो संत का चोला पहने हुए हैं वो। वो भी एक हिसाब से एक राजनीतिक दल के एजेंट हैं, बस चोला भर बदल लिया है उन्होंने, और वो खुलेआम काम कर रहे हैं एक सियासी दल के लिए। इस तरह के लोगों का जब आप इस तरह की कुर्सी पे बैठे हैं, इस तरह के आप संत की बात करते हैं, तो आपको सौहार्द की बात करनी चाहिए, देश में शांति की बात करनी चाहिए, आपको तथ्यों की बात करनी चाहिए, आपको सच्चाई की बात करनी चाहिए। आप तो अंधे होके बोल रहे हैं एक तरफ, आप तो एक तरफ़ा बोल रहे हैं आँखें बंद करके। तो ये क्या जताता है? कि ये कहीं न कहीं एक सत्ताधारी दल को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। यही इनका एक एजेंडा है। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही एजेंडा है और यही नफ़रत की रोटी वो बेल रहे हैं। उत्तर प्रदेश इसका बहुत बड़ा माहौल तैयार हो रहा है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर के बयान आपने देखे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति कुछ और मोड़ भी ले रही है। कोडिन भैया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, लोग गुस्से में हैं। बाहुबलियों ने रास्ता रोका, उस पे कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। कोडिन भैया की कहानी और मुख्यमंत्री के एक विशेष प्रेम की कहानी गूंजने लगी है। ब्राह्मण विधायकों का गुस्सा बढ़ने लगा है। क्या उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल हो सकती है, लग रहा है आपको? क्योंकि इस तरह ब्राह्मण विधायकों को टारगेट किया गया, बड़ी चर्चा है और ब्राह्मण बहुत नाराज़ है इस बात से कि क्षत्रिय विधायकों की मीटिंग हुई, कोई कोई रिएक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, कुर्मी विधायकों की बैठक हुई, कोई रिएक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन अब बात अगर हो गई है ब्राह्मण विधायकों की, तो बवाल हो रहा है। आपको लगता है कि ये दाँव बहुत भारी पड़ने वाला है? संजय जी, देखिए, इस पे हमारी और आपकी चर्चा पिछले दिनों भी हुई थी। ये जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक हो या पिछले दिनों ठाकुर विधायकों की बैठक हो, ये भारतीय जनता पार्टी की आपसी लड़ाई का नतीजा है। क्योंकि दिल्ली और लखनऊ की जो तल्खी है, कहीं न कहीं उस एंगल को देखते हुए मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने एक ऐसा मैसेज दे दिया है, एक ऐसा माहौल बना दिया है कि वो खुलेआम ठाकुर लॉबी के साथ हैं, और खुलेआम वो ठाकुरों के साथ हैं, और कहीं न कहीं ब्राह्मण समाज में थोड़ा-सा वो दोराहत कर रहे हैं या उनको इग्नोर कर रहे हैं, और इस तरह का फ़ायदा केंद्र उठाना चाहता है। और ब्राह्मण जो विधायक हैं, ब्राह्मण जो नेता हैं, उनको अपनी तरफ करके योगी को निपटाना चाहता है, योगी को कमज़ोर करने की साजिश केंद्र कर रहा है। उसी का नतीजा हम मानते हैं कि गाए-बगाए केशव प्रसाद मौर्य हों या ब्रजेश पाठक हों, उनमें दिल्ली से हवा भरी जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है। पिछले दिनों आपने देखा जो 2014 से 15-16 में वहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे वाजपेयी जी, एकाएक प्रधानमंत्री जी उनको लंच पे बुला लेते हैं।
10 साल में तो याद आई नहीं उनकी। तो एकाएक क्यों याद है? क्योंकि वाजपेयी जी हैं, यूपी के हैं, अध्यक्ष रहे हैं और उनका भी मोदी जी से योगी जी से बहुत अच्छा नाता नहीं है। तो ऐसे लोगों को मजबूत किया जाए ताकि वो योगी जी को टाइट कर सकें। तो ये सत्ताधारी दल भाजपा की आपसी लड़ाई का परिणाम है। इसमें मुझे नहीं लगता कि ठाकुर और ब्राह्मण का कोई बहुत बड़ा मामला है। ब्राह्मण अगर भारतीय जनता पार्टी से नाराज भी हो जाएँगे, वो समाजवादी पार्टी में चले जाएँगे, मुझे इस पर संदेह और संशय है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का सबसे कमिटमेंट और सबसे बड़ा वोटर है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो भारतीय जनता पार्टी को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। लेकिन इस बात की भी कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में पिछले, अगर हम 7 साल 8 साल से देखें उत्तर प्रदेश में, ब्राह्मणों को बिल्कुल इग्नोर भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। इसमें भी मुझे कोई सुख सभा या संदेह नहीं है। लेकिन ब्राह्मण समाज के लोग क्या करें, उन्होंने ही जिता के सत्ता में उनको लेके आए हैं। 24 में थोड़ा झटका देने का काम किया है, लेकिन उसमें अकेले ब्राह्मण थे नहीं। ब्राह्मणों ने तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी तादाद में वोट दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो ब्राह्मण समाज है, उसके लिए एक तरफ कुआँ, एक तरफ खाई है, वो छोड़ भी नहीं सकता और कहीं जा भी नहीं सकता और अंदर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो बड़ी दुविधा में ब्राह्मण समाज के जो नेता हैं, मंत्री हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बड़ी परेशानी में आज की डेट में हैं। अब आने वाले समय में उनको क्या प्रसाद मिलता है, दिल्ली उनका कुछ विचार करती है, दिल्ली उनको कुछ देती है, या ऐसे ही उनको योगी की रगड़ाई लगती रहेगी, ये थोड़ा समय देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि सुन रहे हैं कि बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है। तो कितना कितना मलाई जो है और कितना गुड़ ब्राह्मण समाज के नेताओं को मिलेगा, ये मंत्रिमंडल के बदलाव से पता लग जाएगा। जी। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने मुझे समय दिया बातचीत की। थैंक यू सर। ये देखिए अभी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसी लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।